शारदा, जब से हमारा बड़ा बेटा मोहन कमाने लगा है, तुम्हारे बातों और व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं ऐसी हूँ जी। बड़े बेटे के पक्ष में ही बोलूंगी। छोटे बेटे रमेश को 5 लाख का कर्ज चुकाना ही होगा। छोटे बेटे की अभी शादी हुई है, वो खुशी खुशी 3 महीने भी हमारे साथ नहीं रह पाया। कर्ज के नाम पर बेटे बहू की खुशियों को हमसे दूर करके उन्हें अलग रहने के लिए मजबूर करना क्या सही है शारदा? मुझे समझ आ रहा है आपको बुरा लग रहा है, पर मुझे अच्छा लग रहा है। याद रखिएगा, हमें 3 वक्त खाना खिलाने और कपड़े दिलाने वाले हमारे बड़े बेटे और बहू ही है। छोटे बेटे और बहू को अपमान करने वाली बातें करना हमारे लिए सही नहीं है शारदा। समझने की कोशिश करो। नहीं समझूंगी। अब क्या करेंगे कैसे करेंगे नहीं पता, पर 1 साल के अंदर रमेश और अनामिका को 5 लाख का कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो। जब शारदा गुस्से में ये सब कह रही थी तो प्रसाद दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। बड़ा बेटा और बहू शहर में नौकरी करके बहुत पैसे कमा रहे हैं। वो आपको महाराजा की तरह और मुझे महारानी की तरह रखेंगे। जब कह रहे हैं कि वहाँ जाते हैं तो आप छोटे बेटे और बहू की रट लगाकर यहीं रहने की जिद कर रहे हैं। न जाने कैसे इंसान है। ऐसा सोचते हुए वो रसोई में चली जाती है। गांव से थोड़ी दूर पर ट्रेन की एक खराब बोगी में रह रहे छोटे बेटे रमेश और बहू अनामिका के पास प्रसाद जाते हैं। आइए पिताजी, बैठिए। ऐसा कहते हुए अनामिका वहाँ बिछाए हुए बिस्तर की तरफ इशारा करती है। प्रसाद जाके बैठते हैं। बहू, बेटा कहाँ गया? वो पास के ही जंगल में लकड़ियाँ लाने गए पिताजी, अभी आते होंगे। 1 साल में चुकाने वाले 5 लाख के कर्ज के बारे में तुम लोगों ने क्या सोचा? सच बताओ तो पिताजी, उस कर्ज के बारे में ना उन्होंने और ना मैंने अभी तक कुछ सोचा है। हमारा तो गुजारा होना ही मुश्किल है, तो अब आप ही बताइए कि हम उस कर्ज के बारे में कैसे सोचें। अगर तुम ये बात कहोगी तो तुम्हारी सास नहीं सुनेगी। 1 साल का समय है, वो निश्चित रूप से 5 लाख चुकाने का जिद लेकर यहाँ आके झगड़ा करेगी। पिताजी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा, मेरे सामने किसी बात का संकोच मत करो। विदाई के दिन तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपते हुए तुम्हारे पिता ने जो बात कही थी मैं नहीं भूला। मैं तुम्हारे पिताजी ही हूँ, बस ससुर जी के नाम से, समझी ना बेटा? क्या हमारी शादी से पहले मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे? नहीं बेटा, रमेश कभी खाली नहीं बैठा। वो दिन रात खेत में काम करता था, इसीलिए बड़ा बेटा आज शहर में नौकरी कर पा रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है। तो क्या माँ जी को ये बात नहीं पता? क्यों नहीं पता? बस अब तुम्हारी सास की आंखों के सामने पैसों की गड्डियां चमक रही है, इसीलिए छोटे बेटे का त्याग याद नहीं आ रहा है। बस बड़े बेटे की पैसों की गड्डियां दिख रही है। बात हो ही रही थी तभी रमेश अपनी पुरानी साइकिल पर लकड़ियाँ बांधकर वहाँ आता है। पिता को देखकर बहुत खुश होता है। अब देखो बहू, बेटा आकर मुझसे ये नहीं पूछेगा कि पिताजी आप कैसे हैं, पूछेगा माँ कैसी है। प्रसाद कह ही रहे थे तभी रमेश आकर प्रसाद के बगल में बैठता है। कैसे हो बेटा? माँ कैसी है पिताजी? बेटे के पूछते ही प्रसाद बहू की तरफ देखते हैं। बताइए पिताजी, माँ कैसी है? ठीक है बेटा। हाँ बहू, कल मैं और तुम्हारी सास शहर जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। तब तक तुम लोग 5 लाख रुपए कमाने की कोशिश करना। ठीक है पिताजी। रमेश, तुम और बहू खुश रहना। अब चलता हूँ। ऐसा कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। सर्दियों का मौसम होने के कारण हल्की हल्की धुंध और ओस गिर रही थी। ट्रेन के एक कोने में आग जलाकर रमेश और अनामिका बैठे थे। अनामिका मोहन के किए जा रहे धोखे के बारे में पूछती है। ये क्या बात हुई? सासू माँ इतना बुरा भला कह रही हैं और आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इतने समझदार होने के बाद भी आपने एक काम भी नहीं किया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। अनामिका, सब कुछ जानते हुए भी माँ ऐसी बात कर रही है, तो मैं क्या कहूँ बताओ? बताना चाहिए था ना, आप क्या कर रहे हैं? मैं कब से खेती कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ये बात माँ अच्छे से जानती है, फिर भी माँ ऐसी बात कर रही है। जब वो ये कह ही रही थी तभी एक बुजुर्ग कांपते हुए उनके पास आता है और नीचे गिर जाता है। रमेश और अनामिका दोनों ने ये देखा, उनकी मदद की और उस बुजुर्ग को बिस्तर पे लिटा दिया। उन्होंने उनकी सेवा की। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली। उसने कहा कि उसे भूख लगी है। अनामिका ने पत्ते पर उसे खाना परोसा। उस बुजुर्ग ने बड़े चाव से वो खाना खाया। बस फिर वो एक महर्षि के रूप में बदल गए। स्वामी जी,
अनामिका ने ऐसे पूछा। तब स्वामी जी ने अपनी हुई गलती और झेले गए श्रापों के बारे में विस्तार से बताया। ये बात सुनकर कि उनकी वजह से स्वामी जी को श्राप से मुक्ति मिली है, अनामिका और रमेश दोनों बहुत खुश हुए। इतनी ठंड में तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो? अपने गांव जा सकते हो ना? हमें यही रहना पड़ेगा स्वामी जी। अनामिका ने अपना सारा दुख दर्द बयां किया। दुखी मत हो बेटा, तुम दोनों के अच्छे दिन जरूर आएंगे। ऐसा कहकर महर्षि ने आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। बस उस बोगी के चारों ओर एक सफेद जादुई घेरा बन गया। वो घेरा रमेश और अनामिका को दिखाई नहीं दे रहा था। महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा मुझे थोड़ी दूर छोड़कर आ जाओ। जब उन्होंने रमेश से ऐसा कहा तो रमेश मान गया। दोनों मिलकर बोगी से कुछ दूर गए। उस समय रमेश ने बोगी के आसपास के गर्म वातावरण पर ध्यान नहीं दिया। वो महर्षि को छोड़कर वापस बोगी के पास आ गया। इस तरह वो दिन बीत गया। अगले दिन शहर में मोहन के घर पर शारदा और प्रसाद दुखी होकर आंसू बहा रहे थे। तुमने तो कहा था शारदा बड़ा बेटा और बहू हमारा ख्याल रखेंगे, यही है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था यहाँ आने के बाद बेटे और बहू में इतना बदलाव आएगा। चलिए वापस चलते हैं। जब बेटा और बहू ऑफिस से लौट कर आ जाए तो उनसे बात करना शारदा। अगर मैं कहूँ तो बहू मारेगी, गालियाँ देगी। मैं नहीं कहूँगी, आप कहिए। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उसी रात अनामिका और रमेश की बोगी के पास एक नव विवाहित जोड़ा आया। उन्होंने बोगी के आसपास के गर्म वातावरण के बारे में बताया। अनामिका और रमेश ने भी इस बात पर गौर किया। समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप मान जाएं तो मैं इस मौके को हमारे गुजारे के अनुकूल बदल सकती हूँ। तुम क्या कह रही हो अनामिका? तब अनामिका ने अपने दिमाग में आया विचार रमेश को बताया। ठीक है अनामिका, मैं तुम्हारे इस काम में जरूर मदद करूंगा। रमेश के ऐसे कहते ही अनामिका खुश हो गई। तुम बताओ अनामिका, क्या करना है, मैं वही करूंगा। रमेश के पूछने पर अनामिका ने विस्तार से समझाया। वो रात बीत गई। अगले दिन रमेश और अनामिका ने मिलकर जंगल से लाई गई लकड़ियों से मेज और बैठने के लिए कुछ कुर्सियां बनाना शुरू की। तभी शारदा और प्रसाद वहां पहुंचे। शारदा को अपनी गलती का एहसास होने पर उसने सर झुका लिया। आओ माँ, वहीं क्यों रुक गई? माफ कर दो बेटा। छी, ये आप क्या कह रही है माँ? आइए यहाँ आकर बैठिए। ऐसा कहकर उसने अपने बनाई हुई टेबल और चेयर पर बैठने दिया। ये सब क्या है बहू? ये एक ट्रेंड रेस्टोरेंट है माँ। आपने 1 साल में 5 लाख रुपए वापस करने को कहा है ना। खेत में काम करके उतना पैसा कमाना मुमकिन नहीं, इसीलिए हम ये इंतजाम कर रहे हैं। बहुत अच्छा बहू। बेटा वो खेत घर सब बड़े बेटे को ही दे दो। हाँ बेटा, तुम दोनों में अपने दम में आगे बढ़ने की बहुत समझ है, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई में बिल्कुल नहीं है। ऑफिस में कुछ गलती करने की वजह से उसे दफ्तर से निकाल दिया गया है। सब दिखावा था, वहां जाने के बाद सच पता चला। ठीक है पिताजी, सारी संपत्तियां भैया को दे दीजिए। आप और माँ हमारे साथ रहिए। हाँ माँ, आप लोग हमारे साथ रहिए, हम लोग जरूर सफल होंगे। ठीक है बहू। इस तरह कहकर शारदा और प्रसाद उस दिन से उन्हीं के साथ रहने लगे। उन्होंने सर्दियों में एक गर्म और आरामदायक ट्रेन रेस्टोरेंट तैयार कर लिया। इसी तरह दिन बीतते गए। कुछ ही समय में उस ट्रेन रेस्टोरेंट ने अच्छे नाम के साथ साथ खूब पैसा भी कमा लिया। शारदा, प्रसाद, रमेश और अनामिका सभी लोग खुशी खुशी दिन बिताने लगे।